देखिए आज हम कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इसमें एक ग्राफ है जिसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस कर्व या फिर इसको बोलते हैं BH कर्व। पहले हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखें तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मींस वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम यहाँ क्या करेंगे कि एक मैग्नेट होता है परमानेंट जो हमें नेचुरली मिलता है, एक हमारे पास आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसमें जब तक हम करंट फ्लो करवाएं, जैसे सोलेनॉइड है, जब तक करंट फ्लो करवाएं तब तक उसमें मैग्नेटिज्म रहता है। ओके, एक ऐसा भी परमानेंट मैग्नेट है जिसको हम बना सकते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट जो नेचुरली मिलता है और एक जिसको हम फॉर्म कर सकते हैं। आज उसी के बारे में हम देखें कैसे हम परमानेंट मैग्नेट को खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे एक सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड में हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसके अंदर उस इनसाइड उसके कोर में रख दिया हमने। ठीक है, फिर हमने सोलेनॉइड में करंट अप्लाई किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, तो वो जो मटेरियल हमने उसके अंदर रखा है ना वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज होगा। हम करंट बढ़ाते जाएंगे, सोलेनॉइड का फील्ड बढ़ता जाएगा और इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है इस मटेरियल के अंदर जो उसके अंदर रखा है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसकी एक लिमिट है मैग्नेटाइज होने की, उससे ज़्यादा वो मैग्नेटाइज नहीं होगा, चाहे हम फिर कितना भी मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लें। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किसकी हेल्प से है, यहाँ पे सोलेनॉइड की हेल्प से। फिर हम करंट को कम करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि करंट जो कम होता है उसके साथ इसका मैग्नेटिज्म भी लूज हो रहा है। बट करंट को हम जीरो कर दें उसके बाद भी हमने देखा कि कुछ मैग्नेटिज्म इसके अंदर है, मतलब पूरी तरह ये डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। ये जो मटेरियल हमने सोलेनॉइड के अंदर रखा था, जो मैग्नेटिज्म इसके अंदर रह गया वो इसमें परमानेंट है, दैट इज परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से क्या बन जाती है, परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। लेकिन फिर उसमें आता है कि कौन सा मटेरियल अच्छा रहेगा, मींस जिसको ईजिली डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम उसी सिचुएशन में जहाँ हमने करंट जीरो किया है अगर वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में करंट अप्लाई करना शुरू करें तो वो इस मटेरियल को, जो मैग्नेटिज्म इसमें बच गया था, रिटेन कर गया था, उसको डीमैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर देता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अप्लाइड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड पे वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि कौन सा मटेरियल अच्छा रहेगा एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो वो किसके बेस पे हम देखेंगे, किसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक कर्व है BH कर्व या हिस्टैरिसीस कर्व हम उसको बोल देते हैं। वो प्लॉट करते हैं और समझते हैं कि कौन से मटेरियल की कैसी कर्व आती है और वैसे कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मटेरियल अच्छा है हमारे लिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। राइट, तो क्या है कि ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। इस वाले एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो वाला लेंगे, इस वाले पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो इंटेंसिटी है वो। ठीक है, इसमें मैं आपको साथ साथ एक चीज़ और करवाता चलो, H के बारे में बताता हूँ क्या होता है। देखिए, जब एक सोलेनॉइड हमारे पास होता है इस तरह से, मान लो इसमें हमने I करंट फ्लो करवाया है, तो इसके अंदर जो फील्ड होता है ना वो कितना होता है, B0 है, मान लो μ0 NI। हम सब जानते हैं अच्छे से कि ये वाला फील्ड होता है μ0 NI उस सोलेनॉइड के अंदर। ठीक, ओके। अब क्या है कि ये जो फैक्टर है इसके अंदर, ये वाला, इसमें मैं पहला पॉइंट कर रहा हूं कि मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर इसको मैं कह सकता हूं टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे इस सोलेनॉइड और मैग्नेटिक मटेरियल।
बताता हूँ कैसे। तो इसमें ये जो Ni है ना, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, देखिए Ni जो है ये है, इसको हम कहते हैं H। ये क्या है एक्चुअली, ये है इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड फील्ड। ये जो सोलेनॉइड से जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो है वहां पे, सोलेनॉइड की हेल्प से ही हम वहां पे फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और उसी फील्ड से उसको किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो ये जो H है ये उस फील्ड की इंटेंसिटी है जो सोलेनॉइड में प्रोड्यूस हो रहा है फील्ड, उसी से तो हम इसको मैग्नेटाइज करने वाले हैं मटेरियल को, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, मान लो हमने एक मटेरियल ये इसके अंदर रख दिया है, ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर हमने रख दिया है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है कोई, इसके अंदर फील्ड इंड्यूस होगा, इसमें जिसको हम कहेंगे इंड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। जैसे सिंपली हम इसको, ये डायग्राम इसको ऐसे बना सकते हैं, मान लो ये है एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, ये वही चीज़ है सेम, ठीक है, अप्लाइड फील्ड, उसको हम कह रहे हैं बी नॉट है ये इस डायरेक्शन में। और जो मटेरियल हमने इसमें रखा हुआ है ये वाला, मान लो इस तरह से रखा हुआ है ये मटेरियल, ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें जो फील्ड इंड्यूस होगा उसका नाम मैं बी आई दे देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें जो फील्ड इंड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड फील्ड, वो कितना हुआ, बी आई हुआ, ठीक है, और वो बी आई होगा म्यू नॉट कैपिटल आई, म्यू नॉट कैपिटल आई, ठीक है। कैपिटल आई क्या है यहाँ पे, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। एच तो है इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड फील्ड, ये वो इंटेंसिटी है उस फील्ड की जो उसमें इंड्यूस्ड हुआ है। तो टोटल, मैं इसको लिखता हूं, पर टोटल फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, वो हो जाएगा बी नॉट प्लस बी आई, ठीक है, दैट इज म्यू नॉट, मैं इसको देखिए ऐसे लिख सकता हूं, बी नॉट को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे म्यू नॉट एच, ठीक है। तो हमारे पास ये जो B है ना, ये क्या आ जाएगा, ये टोटल फील्ड है यहाँ पे, एक तो ये जो सोलेनॉइड था उसका अपना, और एक ये जो मैग्नेटिक मटेरियल हमने रख दिया, ये जो मैग्नेटाइज हुआ है उसका, दोनों का एडिशन हमारे पास है। बी नॉट क्या है, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, ठीक है। अब हम उस पे चलते हैं अपने पे। H के बारे में पता चला आपको, H है अप्लाइड जो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी है, राइट। तो हुआ ये कि हमने यहाँ से 0 H की वैल्यू 0 मीन्स इंटेंसिटी फील्ड की 0 थी, वहाँ से स्टार्ट किया और एक ग्राफ बनाने लगे हम। ग्राफ मतलब B और H के बीच हमने इसमें करंट बढ़ाना, देखिए करंट बढ़ाएंगे तो H बढ़ेगा ना, हमने करंट इंक्रीज करना शुरू किया, इसमें फील्ड इंक्रीज होना शुरू हुआ और उसने इसको मैग्नेटाइज करना शुरू किया, और जितना ज़्यादा फील्ड इसके अंदर बढ़ा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी जो इसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है वो भी बढ़ने लगा। तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। H जो है, अब इससे ज़्यादा आप कितना भी बढ़ाइए, ये B मैग्नेटिज्म जो उसमें इंड्यूस हो रहा है वो नहीं इंक्रीज होने वाला, ठीक है। फिर हमने क्या किया, समझ रहे हैं ना, H इंक्रीज करे, जो उसमें फील्ड, जो मटेरियल हमने उसके अंदर रखा है ना, उसमें जो इंड्यूस्ड फील्ड है एक तरह से, वो इंक्रीज होने लगा। मैं इसको BI से लिख देता हूँ ताकि इससे रिलेट हो जाए आपका ये, क्लियर।
अब हमने करंट को देखा कि मैक्सिमम लिमिट आ गई, अब करंट बढ़ा रहे हैं लेकिन जो इंड्यूस्ड फील्ड है उसके अंदर बढ़ नहीं रहा है। ओके, तो हमने शुरू किया करंट को फिर डिक्रीज करना। ओके, करंट को डिक्रीज करने लगे तो पता चला कि जिस रास्ते से ये ग्राफ गया था उस रास्ते से वापस नहीं आ रहा, ये ग्राफ ऐसे आ रहा है। मीन्स ये जो ग्राफ हमारे पास आया, अब हमने H मतलब करंट जीरो कर दिया है, H जीरो हो गया है, बट फिर भी इसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म रह गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। कुछ मैग्नेटिज्म इसमें जो रह गया इसको क्या बोलते हैं हम? रिटेंटिविटी बोलते हैं। क्लियर? मीन्स ये मैग्नेटिज्म इसमें बच गया, ये वाला परमानेंट है। अगर ये डीमैग्नेटाइज नहीं होता है किसी और फील्ड की हेल्प से तो ये पूरी तरह से परमानेंट मैग्नेट है जिसमें इतना मैग्नेटिज्म है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उल्टी डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो पहले अप्लाई कर रखा था उससे अपोजिट करंट अप्लाई शुरू किया इसमें सोलेनॉइड में, तो फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ये जो फील्ड इंड्यूस्ड था इसको डीमैग्नेटाइज करने लगेगा, इंड्यूस्ड फील्ड को कम करने लगेगा, कैंसिल आउट। ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करना चाहता है इसको दूसरी डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि ये जो ग्राफ यहाँ से चल के आया है यहाँ तक, हाँ ठीक है, इस इतने अप्लाइड वैल्यू पे H जो अपोजिट डायरेक्शन में, या यूँ कह दीजिए करंट जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया हमने, इतने वैल्यू ऑफ H पे ये पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की टर्म है इसको बोलते हैं कोरेसिविटी। आई थिंक ऐसा आएगा, कोरेसिविटी बोलते हैं। ये कोरेसिविटी वो है जो फील्ड रिक्वायर्ड होगा उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, जिसको हमने मैग्नेटाइज किया है उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए जितने इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, फील्ड की इंटेंसिटी की अप्लाइड, ताकि वो डीमैग्नेटाइज हो जाए और वापस से वो न्यूट्रल एक मैग्नेटिक मटेरियल सिंपल बन जाए, तो उसके लिए उसको उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कोरेसिविटी। लेकिन हम जीरो होने के बाद यहीं नहीं रुके, हम इसको कंटिन्यू बढ़ाते ही गए इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, H को इस डायरेक्शन के अंदर, तो हमारे पास ये दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है और ये कर्व ना यहाँ से चल के ऐसे यहाँ तक मैग्नेटाइज होगा पूरा, थोड़ा आगे आगे, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद ये इधर भी, इधर भी ये मैग्नेटाइज नहीं होगा, ठीक है, मतलब यहाँ तक ये मैग्नेटाइज हो गया, इससे आगे अब ये मैग्नेटाइज नहीं हो सकता अपोजिट डायरेक्शन में भी। ठीक, फिर क्या होगा? हम फिर से करंट को कम करने लगेंगे, ये फिर से डीमैग्नेटाइज होने लगेगा, लेकिन जीरो फिर भी नहीं होगा, यहाँ से चल के यहाँ और फिर ये यहाँ, ये कुछ इस तरह की शेप का कर्व हमारे पास आ जाएगा ऐसे। ओके, कोरेसिविटी एक फ्लो में बनेगा तो ये अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे आके ये फिर से ये रिटेंटिविटी है, ये फिर वापस वहीं चला जाएगा। इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? एक BH कर्व है, देखिए B और H के बीच में। अब ये जो कर्व की जो शेप है ना, कर्व का जो एरिया है वो हमें काफ़ी कुछ बताएगा। जैसे हम क्या चाहते हैं, रिटेंटिविटी अच्छी हो या कोरेसिविटी अच्छी हो या दोनों अच्छी हो। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड रिटेन करे, उसमें मीन्स मैग्नेटिज्म रिटेन करे, तो रिटेंटिविटी अच्छी हो। हम चाहते हैं कि कोरेसिविटी भी बहुत ज़्यादा हो ताकि उसको ईजिली डीमैग्नेटाइज ना किया जा सके। अगर मान लो कोरेसिविटी की वैल्यू थोड़ी सी हुई तो मीन्स थोड़े से ही फील्ड से उसको डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो हम तो परमानेंट चाहते हैं ना, तो इसको कोरेसिविटी को हम
ज़्यादा चाहेंगे ताकि वो आसानी से डिमैग्नेटाइज ना हो। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या है कि एक देखो एक कर्व ऐसी और एक कर्व आपके सामने ऊपर है, मीन्स एक थिन कर्व और एक थिक कर्व। कौन सी, एक मटेरियल के लिए ये वाली कर्व आई है, एक वाले के लिए ये आई है। हम कौन से वाले मटेरियल को प्रीफर करेंगे परमानेंट के लिए? इस वाले को प्रीफर करेंगे। क्यों? तो एरिया के हिसाब से बताएं तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा ना उसको हम प्रीफर करेंगे किसके लिए? परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल बनाने के लिए। जैसे स्टील में ये आ जाता है मान लो, ठीक है, ये आयरन का होता है, उसमें रिटेंटिविटी तो काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन कोरेसिविटी बहुत स्मॉल होती है। तो हम जिस कर्व का एरिया ज़्यादा होगा, मीन्स जो थिक कर्व होगी जिस मटेरियल के लिए, उस मटेरियल को चूज करेंगे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया कि जो उसमें टोटल मैग्नेटिज्म होगा वो क्या होगा, एक तो इंड्यूस्ड और एक हमारे पास सोलेनोइड वाला जो अप्लाइड है वो। ठीक है, जैसे ये फील्ड है, ये वाला लो चाहे ये वाला केस ले लो, चाहे हम इसमें देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से इंड्यूस होता है मटेरियल के अंदर। तो इंड्यूस्ड फील्ड हो गया, एक इसमें अप्लाइड है, दोनों ऐड हो जाए तो नेट फील्ड इतना हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है इसके अंदर। अच्छा, ये होता क्या है इसके अंदर? एक्चुअली जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट उसी का होता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो कितना होता है वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल के पास? होता ही नहीं है। इसका मतलब वहाँ डाइपोल मोमेंट भी जीरो होता है। तो यहाँ पे एक टर्म है हमारे पास, देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? ये जो फील्ड उसमें इंड्यूस हो रहा है उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जिसको हमने आई कहा था। ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल, देखिए, जब वो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें मैग्नेटिज्म नहीं है तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। अगर उसमें फील्ड इंड्यूस होगा तो इसका मतलब उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। तो इट इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। आई हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम से लिखते आए हैं, ठीक है, डिवाइड बाई कैपिटल वी। क्लियर? इंटेंसिटी क्या होगी? कैपिटल एम बाई वी। किसी को याद हो तो डाइपोल मोमेंट को हम क्या लिखते थे? स्मॉल एम इंटू 2L, या ओनली एल लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, डिवाइड बाई, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? एरिया इंटू लेंथ। अगर इसको 2L लोगे तो इसको भी 2L लेना पड़ेगा। भाई ये मटेरियल देखो, ये वाला, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है, इसकी लेंथ L है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट, अगर मान लो ये ब्लू वाला जो आपको नजर आ रहा है ये मैग्नेट बन गया, तो आप क्या करेंगे? इसका लेंथ और इसका पोल स्ट्रेंथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लेंथ मैंने L ली है, पोल स्ट्रेंथ है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट, मीन्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इसको हम पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया से भी डिफाइन कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम किससे? पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए चाहे नीचे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज पोल स्ट्रेंथ इन पर यूनिट वॉल्यूम। पोल स्ट्रेंथ इंड्यूस्ड होगा वो भी, पोल स्ट्रेंथ पहले नहीं है उसमें। ठीक, उसके बाद हमारे पास इसमें टर्म आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम पहले डिफाइन करते हैं। एक्चुअली
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, सिंबल उसका ये जाई जिसको बोलते हैं हम, जाई एम बोल देंगे, I/H। इसको देख के आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिखता हूं रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, intensity of magnetization to the intensity of magnetizing field, intensity of magnetizing field, that is I/H। ये क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। देखिए हम इसको आगे थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं। हमें पता है कि B इज इक्वल टू होता है B0 मतलब μ0H प्लस μ0I, ठीक है। यहां से मैं μ0H कॉमन ले लेता हूं और अंदर बचेगा 1 प्लस I/H, ठीक। B/H इज इक्वल टू μ0 1 प्लस xm, I/H क्या है, xm है। B/H को हम क्या लिख सकते हैं, एज B/H विल बी म्यू। तो ये रिलेशन हमारे पास आगे कैरी कर गया, म्यू इज इक्वल टू μ0 1 प्लस xm, ठीक है। समझ में आया कुछ। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है कि जो इंटेंसिटी उसमें इंड्यूस्ड हुई है फील्ड की वो डिवाइड बाई जो हमने अप्लाई की है इंटेंसिटी, वो दोनों का रेशियो होता है ससेप्टिबिलिटी। फिर यहाँ से ये रिलेशन हम पहले ही जानते हैं, ये वाला अप्लाइड था, ये वाला उसमें इंड्यूस था, ठीक। दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहाँ से फिर हमने इसको आगे प्रोसीड कर लिया, ठीक है। देखो अब ना μ/μ0, ये μ0 इसमें नीचे आ गए इसके, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस xm। ये होता है μr, रिलेटिव परमिएबिलिटी। किसी भी मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी μr से लिखते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। relation between relative permeability and susceptibility of material. Susceptibility of material, ये हमारे बड़े काम आने वाला है अभी आगे, ठीक है। आगे हमारे पास इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म के बेस पे हम मटेरियल्स को कुछ क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हमारे पास ना 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आपने इसी यूनिट में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नाम भी सुना होगा। जहाँ हम गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे थे तो हमने जो कॉइल वाउंड की थी वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे ही की थी, ठीक है। हमने बताया था कि हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला,
डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? अगर हमने उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो बहुत कम मैग्नेटाइज होगा और उसके जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड होगी। देखिए इस तरह से इट इज फिबली और वी कैन से दैट लाइटली magnetized in the opposite direction of applied external magnetic field, applied external magnetic field। सीधा सीधा हम इसको ये समझ सकते हैं कि हमने उस मैग्नेटिक मटेरियल लिया जो कि डायमैग्नेटिक था, हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो मैग्नेटाइज हुआ बट कम मैग्नेटाइज हुआ और वो भी जो अप्लाइड फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना, और दूसरी स्टेटमेंट इसकी लिख सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल is repelled by, or we can say that feebly repelled by magnetic field। ये भी कह सकते हैं, ठीक। या फिर इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो वो क्या है कि एक और लिख देते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा। एक ही बात है वैसे तो, पर लिख सकते हैं हम इसको ऐसे भी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर repelled by diamagnetic material, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, एक फील्ड लाइन यहाँ से आएगी और ऐसे चली जाएगी, ये वाली ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये जो अंदर रखा हुआ है ये, तो ये अपने अंदर से फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देता, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके एक्सप्लेन किया गया है डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है उसके बेस पे कि अगर कोई हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और उसके वॉल्यूम की बात हो रही है, सॉरी उसके डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो वो ज़ीरो होता है, नेट डाइपोल मोमेंट। क्यों? कि देखिए हम इसमें लिखेंगे व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं है ना, तो हम देखेंगे कि आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है,
तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट, उसी ऑर्बिट की बात हो रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनकी वजह से करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे होगा ना, डेफिनेटली इस तरह से। करंट ऐसे हुआ तो डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो करंट इसके अपोजिट, करंट ऐसे हुआ तो डाइपोल मोमेंट बाहर हुआ। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? 0। नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। दिख गया होगा यहां से? हाँ चलो आप लिख लेना, नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। तो इस सिचुएशन में इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? 0 आएगा यहां से, ठीक है, क्लियर। अब क्या है कि यहाँ पे हमने एक फील्ड अप्लाई कर दिया, और फील्ड हमने अप्लाई किया है, नाउ अप्लाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इन परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, बोर्ड के अकॉर्डिंग। ये जैसे इनका रोटेशन है उससे ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ कर दो चाहे बाहर की तरफ, एक ही बात है वो, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ओके। अब अगर देखें तो ये जो सिचुएशन थी ना, ये वाली, ये जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था ना, तो इसमें क्या था? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो क्या होता है हमारे पास, के और ZE²। अगर कोई पूछे डिवाइड बाई रेडियस, मान लो R है, R²। एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, उस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R²। Q1 मान लो इलेक्ट्रॉन है और Q2 क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज ZE होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन वाला, तो E² बाई, और यही E इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, दैट इज mv² बाई R। और ये दोनों इक्वल होते हैं, KZE² बाई R² इक्वल टू mv² बाई R। ये फोर्सेस इक्वल होते हैं दोनों। इक्वल होने का मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कर रहा है, क्लियर। स्पीड v है, अगर इसकी स्पीड v है तो इसमें करंट, देखिए, इफ स्पीड इज v ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन करंट होगा EV R बाई 2π, शायद एक मिनट, EV बाई 2πr, हाँ, E और इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t, वह t क्या होता है हमारे पास? 2πr बाई v, टाइम पीरियड, तो 1/t, t नीचे, हाँ, ये वाला करंट फ्लो करता है v स्पीड से अगर है तो। और करंट की बात मैंने क्यों की? क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू A, क्लियर। भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा तो उसका डाइपोल मोमेंट होगा, और वो डाइपोल मोमेंट कितना है? I इंटू A होता है, राइट। अब क्या करना है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है यहाँ पे? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको कहीं ना कहीं मैग्नेटाइज करने वाला है। किस तरह से? देखो, अभी तो इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, नेट 0 आ गया। अब देखेंगे क्या होगा आगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? ऐसे, जो फील्ड है ना वो डॉट से दिखाया मैंने, आउटवर्ड, ठीक है। इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है हमारे पास, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है V क्रॉस B। V ऊपर की तरफ ऐसे
B बाहर की तरफ ऐसे, तो V क्रॉस B लगाई, थंब इधर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है EVB, QVB होता है ना, तो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है E, EVB फोर्स लग गया अंदर की तरफ। इसका मतलब ये इस तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ गया। एक तो FC जो था सेंट्रीपिटल फोर्स, वो FE प्लस EVB हो गया। कहने का मतलब MV स्क्वायर बाई R जो इसके इक्वल आ रहा था FE के, अब ये V ना रह के V डैश हो जाएगा, और EVB प्लस KQ नहीं KZ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। पहले MV स्क्वायर बाई R था इसके बराबर, अब इसमें एक और बढ़ गया है फोर्स, तो इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए स्पीड को कुछ चेंज होना पड़ेगा। अगर फोर्स बढ़ा है तो इसको भी फोर्स को बढ़ना पड़ेगा, ये दोनों कांस्टेंट है तो V को बढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हमारा V डैश जो है ग्रेटर देन V आएगा। अगर V बढ़ गया तो करंट बढ़ गया। इफ V increases then I increases and hence M increases। अगर I इंक्रीज कर गया तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज कर जाएगा, एंड hence M increases। ओके, तो एक्चुअली इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो एंटी क्लॉकवाइज में था, ओवरऑल इसका M क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये यहां से। ठीक है, दूसरे वाले में देखते हैं। देखो दूसरे वाला क्या था, इलेक्ट्रॉन की मोशन, ये फील्ड बाहर की तरफ था, तो देखिए V क्रॉस B लगाते हैं इसमें, ये V है क्रॉस B, लेकिन थंब इधर गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो इसके अपोजिट आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में EVB फोर्स लग जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा था उसके अपोजिट एक फोर्स लग गया, तो हमारे पास जो MV स्क्वायर बाई R उसके इक्वल आ रहा था, तो एक्चुअली हमारे पास अब हो गया KZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस EVB। तो ये जो MV स्क्वायर बाई R था ये हो जाएगा MV डैश स्क्वायर बाई R। उसमें क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सपोर्ट कर गया जो मैग्नेटिक फोर्स लगा वो, तो इस वजह से V स्पीड को इंक्रीज होना पड़ा, V डैश हो गई, पहले से ज़्यादा हो गई। इसमें तो कम हो गया ये, तो इसका मतलब इसको कम होना पड़ेगा इसके साथ इक्वल होने के लिए, तो V डैश इज लेस देन V। अगर V डिक्रीज हुआ तो I भी डिक्रीज करेगा, अगर I डिक्रीज हुआ तो करंट भी डिक्रीज, I डिक्रीज हुआ तो M भी डिक्रीज करेगा। इसमें M क्या करेगा, M डिक्रीजेस, उसमें M इंक्रीज कर गया, इसमें M डिक्रीज कर गया, तो ओवरऑल इसमें डिफरेंस बढ़ गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो आएगा इसके अंदर। तो इस तरह से एक डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया उससे नेट डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, इस थ्योरी को आप बुक से देखेंगे तो समझ में आए ना आए, क्या पता दी हो ना दी हो बुक में, या इस तरीके से लिखा हो ना लिखा हो, आप इसको अच्छे से समझना, एक बार नहीं तो दो बार देखना। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट इसका इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया। डाइपोल मोमेंट कुछ तो आएगा, अब एक कम ज़्यादा हो गए ना, तो डाइपोल मोमेंट आने का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड किस में होता है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देख यहाँ पे देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किधर है, अंदर वाली साइड है, वो बाहर वाली साइड है, नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। इसमें नेट डाइपोल मोमेंट किधर आएगा, देखो इसका डाइपोल मोमेंट किधर था, अंदर की तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट किधर है, बाहर की तरफ, इस वाले का। तो अंदर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था
जो डाइपोल मोमेंट था वो वाला इंक्रीज हुआ है और जो ये बाहर वाला डाइपोल मोमेंट था वो डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल अब क्या होगा, डाइपोल मोमेंट किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा ना, यही तो इंक्रीज हुआ है ना अंदर वाला, ये वाला इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, तो नेट किधर आएगा, जिधर ज़्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ आएगा। तो अब देखिए डाइपोल मोमेंट अगर अंदर की तरफ आया तो हमारे पास जो अप्लाइड फील्ड है वो किधर था, बाहर की तरफ, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट भी उसका बाहर की तरफ था, तो इसका डाइपोल मोमेंट अंदर, तो इसका फील्ड इंड्यूस हुआ वो भी अंदर। कहने का मतलब जो अप्लाइड फील्ड था, इंड्यूस फील्ड, दोनों क्या है, अपोजिट है। क्लियर। तो इस तरह से यही हमने बताया था। इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव करता है। बाकी अगर कोई और मटेरियल लेंगे ना, पैरा या फेरो, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। भाई रिपेल करने का मतलब क्या हुआ, ये मैग्नेट है, एक डायमैग्नेटिक है, ये वाला मैग्नेट इस डायमैग्नेटिक को रिपेल करेगा, इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक, तो वीक की तरफ जाता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात थोड़ा सा दूसरी टर्म में करते हैं, ससेप्टिबिलिटी वगैरह में। देखो ये एक्सटर्नल फील्ड है बी नॉट अप्लाइड, ये कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल था, ठीक है, इसमें जो फील्ड इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो यहां जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, बी नॉट माइनस बी आई, बी नॉट माइनस बी आई। ओके। और जो म्यू आर होता है वो होता है बी बाई बी नॉट। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा बी, ये बी नेट वाला ही है, बी नॉट माइनस बी आई बाई बी नॉट। अब ये ज़्यादा है, ये क्या है, कम है, बी नॉट में से कुछ कम हो रहा है, नीचे बी नॉट है तो ये तो कम हो गया ना ओवरऑल इससे। तो म्यू आर क्या आ जाएगा हमारे पास, लेस देन 1 आ जाएगा। म्यू आर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। ठीक है। अब म्यू आर जिस मटेरियल का लेस देन 1 हुआ तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अगर आपको म्यू आर की वैल्यूज दी गई हैं और ये पूछा गया कि कौन सा मटेरियल इनमें से डायमैग्नेटिक है, तो जिसकी वैल्यू लेस देन 1 हो म्यू आर की, वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। और हमें एक रिलेशन और पता है कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या है, लेस देन 1 है, तो देखो जाई एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस सॉरी म्यू आर माइनस 1। अगर ये लेस देन 1 है और ये 1 है तो जाई एम नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब जिसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है वो डायमैग्नेटिक है, जिसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आती है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। ये वाली सिचुएशन अगर मैं ऐसा कहूं कि जो बी आई और बी नोट है वो दोनों इक्वल है, इफ बी नॉट इज इक्वल टू बी आई, मतलब इस रीजन में एक फील्ड इधर अप्लाइड और एक इंड्यूस हो गया इधर, और दोनों इक्वल हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, ऐसे में हमारे पास म्यू आर क्या आएगा, 0 बाई बी नॉट। देख लीजिए, मीन्स म्यू आर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर म्यू आर 0 आ जाता है तो साई एम माइनस 1 आ जाता है। ये वाली सिचुएशन किसके लिए होती है, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर अगर है हमारे पास, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर अप्लाइड फील्ड जितना ही इंड्यूस फील्ड होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस सिचुएशन में बी और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बी नॉट बी आई, म्यू आर 0 आ जाएगा, जाई एम माइनस 1 आ जाएगा। अदरवाइज जाई एम को हम सिर्फ नेगेटिव लिखते आए। ठीक है। अब नेगेटिव में क्या होगा कि ये मान लो कि 1 से ही कम मिलेंगी, बाकी देखिए ये कम से कम 0 हो सकता है, हो गया, तो ये -1 ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सब नेगेटिव होंगे लेकिन वो 1 से कम ही होंगे। नेगेटिव साइन तो है ही है साथ में, ऊपर से उनका मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा। नेगेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, ये 1 तक जाएगा। और ये किस केस में होता है,
सुपर कंडक्टर के केस में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इनको लिख आप लेना, मैं बता देता हूं। ये वो है, देखिए उसमें क्या था कि जो मटेरियल फिबली रिपेल हो, ये वाला होगा फिबली अट्रैक्ट हो जाए। मैग्नेट जिसको फिबली हल्का सा अट्रैक्ट करे वो पैरामैग्नेटिक है। या फिर यूँ कहें कि जिसके अंदर से फील्ड लाइंस पास हो जाए, अपने अंदर से अलाउ कर दे वो फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने के लिए। और या फिर ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, हल्का सा अट्रैक्ट हो, फिबली अट्रैक्ट हो, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसमें तो डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा था, जीरो, मतलब डाइपोल मोमेंट m नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, डाइपोल मोमेंट को ना म्यू से भी लिख देते हैं कहीं कहीं, कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। म्यू से भी लिख देते हैं, कैपिटल M से भी लिख देते हैं, कहीं स्मॉल m से भी लिखा मिल जाएगा आपको डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो अच्छा, उसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या था, हर मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट जीरो था, नेट डाइपोल मोमेंट भी पूरे का जीरो था, हर मॉलिक्यूल का भी जीरो था। इसमें क्या है कि डाइपोल मोमेंट हर एक मॉलिक्यूल का जीरो नहीं है, बट मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जीरो है। समझ गए ना, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट थोड़ी है, मैग्नेट नहीं होगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा उसका। तो हर मटेरियल का हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जीरो। इसका मतलब है कि वो जो डाइपोल्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड हैं, उसमें क्या है, रैंडमली अरेंज्ड हैं, उन सबकी डिफरेंट डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन है। इस वजह से जब उनका वेक्टर सम करते हैं सभी का, तो उन सभी डाइपोल मोमेंट्स का रिजल्टेंट क्या आता है, वेक्टर सम करने पे जीरो आता है। तो पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, बट हर मॉलिक्यूल का इंडिविजुअली डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। फिर अगर हम उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो यही मटेरियल है, ठीक है, तो इसमें एक इधर है, 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 ऐसे ही रैंडमली कहीं भी किसी भी तरह, ठीक है। जब हम इसके ऊपर डाइपोल, आपको पता है जब डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और फील्ड डाइपोल को अपने अलोंग अलाइन करना चाहता है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये डाइपोल जो रैंडमली हैं ये एक डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेंगे। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते जाओगे ये उतना ही ज़्यादा अलाइन होते चले जाएंगे। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई कर दिया तो जितने ज़्यादा ये रैंडमली थे वो सारे के सारे एक ही लाइन में अलाइन हो गए। अब उससे ज़्यादा क्या होगा, अब आप चाहे फील्ड अप्लाई करते जाओ, जो एक डायरेक्शन में थे वो कंप्लीटली एक डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, उसके बाद उनका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम हो चुका है, उससे आगे कुछ नहीं बढ़ेगा उसमें, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म उसके अंदर कंप्लीट जितना हो सकता था इंड्यूस हो चुका है, इसीलिए वो ग्राफ में हम रुक जाते थे जाके, क्योंकि देखिए डाइपोल जितने भी हैं सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब इससे ज़्यादा क्या होगा कि सारे एक डायरेक्शन में आए, थोड़ा फील्ड अप्लाई करते हैं हो सकता है कुछ डाइपोल इस डायरेक्शन में आए, कुछ ना आए, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड के बाद ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम हो जाता है इसमें इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। क्लियर। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास है। इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें दूसरे हिसाब से तो ये हमारे पास वही एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी कराता हूँ। और ये वाला इंड्यूस्ड फील्ड। हाँ, एक चीज़ और इसमें हम कहेंगे, वो लिखेंगे स्टार्ट वाले में कि ये मैग्नेटाइज होगा बट फिबली मैग्नेटाइज होगा। पिछले वाला भी फिबली मैग्नेटाइज था, ये भी फिबली। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये वाला अप्लाइड फील्ड की ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा और पिछले वाला
फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा था। तो पैरामैग्नेटिक और डाय दोनों हल्के मैग्नेटाइज होते हैं, पर फर्क क्या है, ये उसी के डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन मैग्नेटाइज होगा और ये उसके अपोजिट होगा। तो हमारे पास जो म्यू आर होता है वो होता है बी बाई बी नॉट, यही होता है ना। तो बी हो गया हमारे पास बी नॉट प्लस बी आई डिवाइड बाई बी नॉट। तो एक्चुअली म्यू आर क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और कहाँ तक, मैं राउंड फिगर में लिखता हूँ अप टू नियर अबाउट 700 to 800, ग्रेटर देन 1 है और कहाँ तक, लगभग यहाँ तक ये वैल्यू है। बुक टू बुक ये वैरी कर सकती है, ठीक है। तो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। अगर मैं ससेप्टिबिलिटी में बात करूँ तो म्यू आर इजिकल टू 1 प्लस जाई एम, ठीक है। जाई एम क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1, म्यू आर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, -1 करोगे तो क्या आएगी, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये म्यू आर की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 ही रहेगी, स्मॉल रहेगी, लेकिन ग्रेटर देन मतलब ये कह सकते हैं पॉजिटिव, और ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव तो रहेगी फिर, और स्मॉल भी रहेगी। जाई एम जो है ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी स्मॉल। इसमें लिख सकते हैं कि जाई एम की वैल्यू ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 700 to 800 के आसपास। तो म्यू आर जिसका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, उसमें म्यू आर क्या था, लेस देन 1 था डायमैग्नेटिक में, इसमें ग्रेटर देन 1 है। जाई एम उसमें पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। और पॉजिटिव भी क्या होगा, स्मॉल पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव के सामने लिखा है देखो मैंने स्मॉल, और वो कहाँ तक, 700-800 तक की वैल्यू तक ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, ओके। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो आई होता है, आई क्या होगा, इंड्यूस्ड फील्ड, उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है और इनवर्सली टू टेम्परेचर। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी, और यहां पे लगाते हैं एक सी कांस्टेंट। दिस सी इज क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आई कम हो जाएगा। मीन्स अगर हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो डाया को अप्रोच करेगा, डायमैग्नेटिक को अप्रोच करेगा। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आई कम। आप कहोगे आई तो उसमें इंड्यूस हो रहा था, हाँ, तो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर आई कम इंड्यूस होगा, अगर कम टेम्परेचर है तो आई ज़्यादा इंड्यूस होगा, ठीक है, क्लियर। और ये आई बाई एच इज इक्वल टू सी बाई टी। आई बाई एच क्या होता है, जाई एम, ठीक है। जाई एम इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई टी। ये जो है ना, इसको क्यूरी लॉ भी बोल देते हैं हम। क्या है ये, क्यूरी लॉ, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक के बारे में हमारे पास क्लियर। नेक्स्ट हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके बारे में क्या है कि ये मैग्नेटाइज होगा, लिखा आप खुद लेना, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा बट लार्ज अमाउंट में मैग्नेटाइज होगा, हाईली मैग्नेटाइज होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड होगा। ये मान लो हमारे पास अप्लाइड फील्ड है, ये उसके अंदर मटेरियल रखा है, वो इसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा उसमें मैग्नेटिज्म, और ये हाईली मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है। हाईली मैग्नेटाइज होगा तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, बी नॉट प्लस बी आई बाई बी नॉट म्यू आर। तो म्यू आर की वैल्यू आएगी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, मीन्स लार्ज वैल्यू किसकी, म्यू आर की, काफ़ी ज़्यादा। अब ये भी कह सकते हैं, देखो
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द, ये हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे आएंगी तो ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगी फील्ड की तरफ, ऐसे ऐसे आई ऐसे चली जाएंगी। ठीक है, कहने का ये है कि द मटेरियल विच अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो फीबली अट्रैक्ट्स था पैरामैग्नेटिक में। तो यहाँ से हमारे पास, और ससेप्टिबिलिटी जाइम म्यू आर माइनस 1, ये काफ़ी लार्ज है तो ये आएगा पॉजिटिव भी आएगा और लार्ज भी आएगा। ओके, 700-800 की वैल्यू से कहीं ऊपर आएगा कौन, ससेप्टिबिलिटी इसकी। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास, सॉरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है हमारे पास, हाईली मैग्नेटाइज होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड होगा, उसमें म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ससेप्टिबिलिटी उसमें लार्ज होगी और पॉजिटिव होगी। ओके, और ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी, इसमें भी ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। इसमें कहता है कि एक टेम्परेचर होगा कोई भी किसी भी मटेरियल के लिए फेरोमैग्नेटिक, जहाँ तक वो, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे ना तो ये पैरामैग्नेटिक की तरफ बढ़ेगा, अपना मैग्नेटिज्म लूज करेगा, इन्वर्स है ना ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये पैरा की तरफ बढ़ेगा। तो कहता है कि जहाँ तक वो मैक्सिमम टेम्परेचर, जहाँ तक ये फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, मीन्स जिस टेम्परेचर पे जाके या उससे ऊपर ये पैरामैग्नेटिक बन जाए उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास था, ये समझ गए होंगे ना कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये ससेप्टिबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से ये कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक कम और पैरा बढ़ने लगेगा, मीन्स पैरा की तरफ बढ़ेंगे हम। तो पैरामैग्नेटिज्म किस टेम्परेचर पे जाके वो पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा फेरो, उसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर? तो ये क्लासिफिकेशन था, ये कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी। ये लेक्चर हमारा यहीं तक है, ये यूनिट भी हमारी ख़त्म हो गई है, 3rd यूनिट। आगे हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके।